और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान पर हमले के बाद इजरायली सेना की चेतावनी सामने आई है। आगे ईरान कोई गलती ना करे, आईडीएफ की तरफ से बयान सामने आया है। अगर ईरान ने गलती की तो मसला बढ़ेगा। देखिए, एक तरफ हमला किया गया इजरायल की तरफ से ईरान पर, और उसके बाद आगे ईरान को चेतावनी भी दी गई है कि आगे ईरान कोई गलती ना करे। अगर ईरान ने गलती की तो मसला बढ़ेगा। आईडीएफ की तरफ से ये बयान दर्ज किया गया है। ये आईडीएफ की तरफ से सीधी चेतावनी ईरान को दी गई। और इससे पहले, और देखिए हमारे साथ हमारे गेस्ट भी जुड़ गए हैं। अनुज माथुर सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, टीपी त्यागी सर जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मधुरेंद्र हमारे सहयोगी और राहुल हमारे सहयोगी दोनों जुड़ गए हमारे साथ। सबसे पहले टीपी त्यागी सर, आप ही के पास आते हुए, एक तरफ ईरान ये कह रहा है कि जो हुआ है अब इजराइल भुगतेगा, मतलब कि वो भी सीधे धमकी दे रहा है, लेकिन आईडीएफ ने हमला करने के बाद ये कह दिया है कि ईरान हद में रहे वरना ये मसला और बढ़ सकता है। देखिए, ईरान ने क्या कहा, ईरान के टॉप कमांडर ने कहा कि माकूल जवाब दिया जाएगा जी। माकूल का मतलब प्रोपोर्शनेट जवाब दिया जाएगा। अगर आप देखें, हालांकि मेरा स्टेटमेंट थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स लगेगा, मुझे लगता है कि इजराइल का ये हमला युद्ध को बढ़ने से रोकने के लिए है। वरना अगर इजराइल हमला ही करता तो ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर करता, ईरान के तेल के कुएं पर करता, जहां से पक्का नुकसान पहुंचाया जा सकता था। और पहले दिन से अमेरिका और इजराइल इन दोनों का एक ही उद्देश्य रहा है कि ईरान न्यूक्लियर पावर ना बन जाए, न्यूक्लियर पावर ना बन जाए। लेकिन फिर भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर अटैक नहीं किया गया। इसका मतलब कि 1 अक्टूबर का जो हमला ईरान ने किया इजराइल पर, उसके बदले में ये एक प्रोपोर्शनेट हमला किया गया। और फेस सेविंग के लिए ईरान भी ये कह रहा है कि इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। यानी पहली बात तो ये कि ईरान जवाब देगा कैसे? क्या वो जमीन से ला सकता है? 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस से नहीं आ सकता। क्या वो समुद्र के रास्ते लड़ सकता है? वहाँ पे अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर रेड सी में और मेडिटेरियन में खड़े हुए हैं। क्या वो एयरक्राफ्ट से लड़ सकता है? ईरान के एयरक्राफ्ट पुराने हैं, इनइफेक्टिव है, इजराइल के सामने कहीं टिकते ही नहीं। क्या करेगा? ठीक है सर, बेहद अहम जानकारी आप दे रहे हैं, इसी पर आगे भी बात करेंगे। लेकिन इसी बीच जो एक बड़ी खबर आ रही है वो अपने दर्शकों को बता दें। ईरान पर हमले के वक्त कमांड पोस्ट में मौजूद थे पीएम नेतन्याहू, रक्षा मंत्री योव गैलेंट भी नेतन्याहू के साथ मौजूद थे। बैठक के दौरान डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ शीर्ष कमांडर भी वहीं पर मौजूद थे। तो इस पूरे हमले को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, तस्वीरें उसी वक्त की आपको दिखा रहे हैं। और हमारे साथ अनुज माथुर सर भी लगातार जुड़े हुए। माथुर सर, देखिए, ये जो पूरा हमला था इसे पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया है, और जो हिमाकत ईरान ने की थी, इजराइल ने बता दिया कि उसे किसी भी तरीके से हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। देखिए, क्या होता है जब भी इस प्रकार का नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर होता है, तो मैं थोड़ी देर पहले भी आपको बता रहा था कि एयरफोर्स की बहुत अहमियत होती है, एयर डिफेंस सिस्टम्स की बहुत आवश्यकता होती है। तो आप देखेंगे कि ये जब इजराइल का हमला हुआ है उसके 2 क्लियर कट मैसेजेस गए हैं। पहला मैसेज ये गया है कि हम एक्यूरेटली बिना किसी परेशानी के कहीं भी हमला कर सकते हैं। ये हमला मिलिट्री टारगेट्स पे है, अगला हमला आपके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे हो सकता है और ऑयल फील्ड्स के ऊपर हो सकता है। तो ये क्लियर मैसेज गया। दूसरा मैसेज ये गया है कि हमारी जो एयरफोर्स है वो कहीं ज्यादा पावरफुल है और इस तरह के वॉरफेयर में आप हमारे सामने टिक नहीं सकते। देखिए, आपको एक बात बताऊं कि जब सेनाएं युद्ध करती हैं तो सेना के साइज का उतना अंतर नहीं पड़ता। असली फर्क पड़ता है कि आप उस सेना के साइज में से कितना कंपोनेंट पॉइंट ऑफ डिसीजन पे अप्लाई कर सकते हो। जो फोर्सेस आप अप्लाई कर सकते हो, भाई आपके पास 2000 टैंक हैं, लेकिन वो अगर ईरान में है तो उसका कोई मतलब नहीं है, इजराइल को कोई असर नहीं पड़ रहा है उनसे। तो मेरा ये मानना है कि जो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हो सकती है उस एरिया में इजराइल जो है ईरान से कहीं ज्यादा सुपीरियर है। और एक बहुत क्लियर मैसेज चला गया है
कि अगर आपने कुछ और ज्यादा करने की कोशिश करी ठीक है तो सर, आप उसके आगे वाले के लिए खुद जिम्मेवार। बिल्कुल ठीक है सर, आप रहिए हमारे साथ। देखिए ये वही तस्वीर है जिसका जिक्र आपसे थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे। आप देखिए जब इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया तो वॉर रूम में उस वक्त खुद प्रधानमंत्री नेतन्याहू जो कि लगातार ये कहते हुए नजर आए हैं कि भुगतेगा परिणाम ईरान, और अब वो हुआ भी है। आप देखिए रक्षा मंत्री योव गैलेंट और साथ ही साथ जो आईडीएफ के चीफ है वो भी यहाँ पर मौजूद है। ये तस्वीरें अपने आप में पूरी कहानी बयां करती हुई कि किस तरीके से इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया है। और इसी बीच जो एक बड़ी खबर आ रही है वो भी अब आपको बता दें, ईरान पर हमले के बाद इजरायली सेना का बड़ा बयान सामने आ गया है। ईरान पर हमारी सेना ने सटीक हमले किए। आईडीएफ की तरफ से ये बयान, जो हमले किए गए वो लक्ष्य को भेदने में कामयाब रहे, मतलब आईडीएफ ने जो प्लानिंग की थी उसको पूरा किया गया है, ये कहा जा रहा है आईडीएफ की तरफ से। और राहुल डवास और मधुरेंद्र भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राहुल देखिए, आईडीएफ की तरफ से ये बयान दिया जा रहा है कि जो हमले हमने किए वो लक्ष्य को भेदने में कामयाब रहे, और वो ये बता रहा है कि जो भी हमला हमने किया वो सक्सेसफुल रहा है। हालांकि ईरान ने इस चीज से डिनाई भी किया है राहुल, लेकिन तस्वीरें पूरी कहानी बयां करती हुई। देखिए सक्सेस रेट को कैसे मापते हैं सब कुछ इस पर निर्भर करता है, क्योंकि जब 1 अक्टूबर की रात को हमला किया गया था और ये कहा गया था कि हमने बहुत सारी जितने भी साइड है आईडीएफ के उन्हें निशाना बनाया है, लेकिन उसके जो रिप्रिकॉशन हुए वो इसलिए ज़्यादा नहीं हुए कि कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी, सैनिकों की मृत्यु नहीं हुई थी, एयरफोर्स के जो हैंगर्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। अब ये देखना होगा कि कितना नुकसान हुआ है IRGC की हेडक्वार्टर्स को, कितना नुकसान हुआ है ईरान के मिलिट्री ठिकानों को, और कितने नुकसान को ईरान मानने के लिए तैयार है। उसके बाद ही आगे का एक्शन या रिएक्शन काफी हद तक माना जाएगा। आपने हमला किया, इंटरसेप्ट हो गया, असर नहीं पड़ा तो उसका रिएक्शन कम हो जाता है। हमला किया गया, असर हुआ, लोग मारे गए, सैनिक मारे गए, आपके मिलिट्री इंस्टॉलेशन को बड़ा नुकसान हो गया, तो आप हमला भी, पलटवार भी बहुत बड़ा करेंगे। लिहाजा कितना नुकसान हुआ पहली चीज, और कितना नुकसान ईरान मानेगा, ये सबसे बड़ी बात है। उसके बाद ही जंग की आगे की दिशा और दशा बहुत महत्वपूर्ण है राहुल ये कि कितना नुकसान हुआ है और एक्चुअली कितना नुकसान ईरान मानेगा। बहरहाल इसी भी जो बड़ी खबर आ रही है वो अपने दर्शकों को बता दें। ईरानी हमले की खुद निगरानी कर रहे थे इजरायली सेना अध्यक्ष चीफ ऑफ स्टाफ हेर्जी हलेवी, खुद कर रहे थे निगरानी। सेना के दूसरे शीर्ष अधिकारी भी शामिल थे। जी हाँ, लगातार वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, और आपको बता दें कि ये पूरा हमला काफी सटीक रहा है, जो कि आईडीएफ की तरफ से बयान सामने आ रहा है। बहरहाल अब ईरान कितना मानेगा ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण है। और मधुरेंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। मधुरेंद्र, इस पूरे हमले को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया जाता है। इनफैक्ट अमेरिका में जो बाइडेन तक को पता था इस पूरे हमले के बारे में, मतलब 25 दिन बाद जो बदला लिया गया उसमें अमेरिका ने पूरा साथ दिया है इजराइल का। देखिए बिल्कुल वेल कोऑर्डिनेटेड था, और कोऑर्डिनेशन का हाई लेवल समझ सकते हैं कि नेतन्याहू खुद बाइडेन से बातचीत कर रहे थे। आज भी हमले के बाद आप देखिए कि किस तरह से गैलेंट और ऑस्टिन की बातचीत हुई है। बतलाने के लिए काफी है कि अमेरिका और इजराइल का जो कोऑर्डिनेशन था वो बिल्कुल क्लियर था, क्योंकि अमेरिका में चुनाव था, इसलिए चाहे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन हो या फिर आप वाइल्ड डिपो हैं, इनको टारगेट नहीं किया गया क्योंकि ये युद्ध को और भड़का सकता है। लेकिन जिस तरह से इजराइल ने अपने हमले को 3 चरणों में अंजाम दिया, जिसमें ईरान के जो सटीक हमले, ईरान के खिलाफ जो सटीक हमले हैं उसके मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर देखे जा रहे हैं। चाहे आप तेहरान के आसपास के विजुअल्स देखिए, पहले 4 धमाके, फिर 7 धमाके। उसके अलावा आप देखिए तो ईरान के अन्य मिलिट्री इंस्टॉलेशन को भी टारगेट किया गया, और खास तौर पर इजराइल के ऊपर जहां से मिसाइल अटैक हुए उन मिसाइल टारगेट्स को भी डिस्ट्रॉय करने का दावा इजराइल ने किया है। और साथ ही जो ड्रोन ऑपरेशन जहां से ईरान अंजाम देता है उनको भी हमले का निशाना बनाया गया है। तो ये साफ तौर पर अब ईरान मानने को तैयार है कि उस पर हमला किया गया है। ईरान ने अपने अभी भी एयर स्पेस को बंद कर रखे हैं, और साफ तौर पर अब ईरान की जो बैठक हुई है उसकी तरफ से बयान आया है कि ईरान के पास भी राइट टू रिटेलिएशन है। ईरान के पास भी दरअसल अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए ये फ्रीडम है कि वो भी एनिमी पर रिप्लाई करे। तो जाहिर तौर पे ईरान ने भी अपनी तरफ से ऐलान कर दिया है कि इजराइल के ऊपर हमला करेगा, रिटेलिएट करेगा, पलटवार करेगा। तैयारी है इजराइल की तरफ भी है। इजराइल जानता है कि ईरान अगर पलटवार करता है तो बचना कैसे है, उसने भी अपने सारे मधुरेंद्र आप रहिए हमारे साथ, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है। अच्छा टीपी त्यागी सर, मेरा एक सवाल ये था, ये जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल फ्रंट पे हो रहा है, मतलब अब कुछ छुपा हुआ नहीं है। इजराइल हमला कर रहा है, ईरान ये कह रहा है कि अब हम भी हमला करेंगे। आने वाले समय में इसका असर पूरी दुनिया पर किस तरह से देखने को मिलेगा सर? देखिए पूरी दुनिया पे इसका बहुत ज्यादा असर होता अगर इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे या तेल के कुएं पर हमला किया होता। अब चूंकि उसने उसके मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला किया, अच्छा ये हमला मामूली नहीं है, क्योंकि ये असलियत में इजराइल की कैपेबिलिटी को दिखाने के लिए था।
और इजराइल को अपनी टेस्टिंग करनी थी। 2000 किलोमीटर दूर जाके हमला करने का मतलब ये है कि हर एयरक्राफ्ट की रास्ते में रिफ्यूलिंग की गई होगी, आते टाइम भी रिफ्यूलिंग की गई होगी, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एयरक्राफ्ट भी रहा होगा ताकि राड्स को जाम किया जा सके जी। इससे पहले इजराइल ने इतना बड़ा हमला किसी और जगह नहीं किया, अलावा यमन में हुतीज के ऊपर अपने 1-2 एयरक्राफ्ट भेजकर 100 एयरक्राफ्ट भेजे, मगर 3 चरण के इस हमले में उसने ये दिखा दिया ईरान को कि हम कैपेबल हैं। उसने कहां तक हमला किया? नॉर्दर्न ईरान तक। ठीक है सर। नॉर्दर्न ईरान का मतलब ये कि 2000 किलोमीटर दूर ईरान की सरहद और उससे भी अंदर जाके नॉर्दर्न तक। तो हमारी पहुंच यहाँ तक है, ये अपनी पहुंच दिखा दी। और ठीक है सर, ये वापस आती हूँ सर, यहीं से आगे भी बातचीत होगी, लेकिन इसी बीच जो एक बड़ी खबर आ रही है वो अपने दर्शकों को बता दें। ईरान से टेंशन के बीच इस वक्त की अहम जानकारी, पूरे इजराइल में सायरन बज रहे हैं। भूकंप के बाद इजराइल में सायरन बजे हैं, हाफिया समेत पूरे नॉर्थ इजराइल में सायरन बज रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाफिया समेत पूरे नॉर्थ इजराइल में सायरन बज रहे हैं और टेंशन लगातार है ईरान से। और अब इस बीच जो अहम जानकारी है वो ये कि पूरे इजराइल में सायरन बजते हुए नजर आ रहे हैं। भूकंप के बाद इजराइल में ये सायरन बजे। अच्छा, अनुज माथुर से मेरा एक सवाल ये भी था कि जिस तरीके से इस पूरे हमले की तस्वीरें सामने आ रही है, एक तरफ इजराइल है, दूसरी तरफ ईरान है, कई ऐसी चीजें हैं जहां पर ईरान बहुत स्ट्रांग है, कई ऐसी चीजें हैं जहां पर इजराइल बहुत स्ट्रांग है। ऐसे में आने वाले समय में अगर युद्ध होता है सीधा सीधा, तो भारत किस तरीके से सामने आएगा? क्योंकि भारत ने हमेशा ही न्यूट्रल रहकर अपनी तमाम चीजों को, तमाम काम को अंजाम दिया है। देखिए, जहां तक प्रश्न भारतवर्ष का है, मैं आपको इतना बता सकता हूं गारंटी के साथ कि भारतवर्ष इस समय भी अपना जो न्यूट्रल स्टांस की स्ट्रेटजी है उसको फॉलो करने में सक्षम रहेगा, क्योंकि अभी भारतवर्ष का किसी भी प्रकार से कोई इसमें साइड लेने का या इसमें इन्वॉल्व होने का कोई वजह नहीं है। देखिए, दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि भारत का स्टांस बिल्कुल साफ है। आतंक के खिलाफ जो भी लड़ रहा है हम उसके साथ हैं, लेकिन कोई भी इस प्रकार की अति कहीं भी नहीं होनी चाहिए, ये भी हम लगातार कहते आ रहे हैं। हमने ये कहा है कि डिप्लोमेसी और टॉक्स यही एक तरीका है कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने का, और मुझे लगता है कि ये हम लोग इस स्टांस को मेंटेन कर पाएंगे। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा सा कमेंट, क्योंकि आपने पूछा इसका असर क्या होगा। देखिए, असर ऑलरेडी होना शुरू हो गया है। आज आप दुनिया के तमाम बाजारों की हालत देख लें, क्योंकि रिटेलिएट ईरान करे या ना करे, लेकिन जो उनका जो सोच है हमारी, वो ये कहती है कि ईरान को रिटेलिएट करना पड़ेगा और इसका एस्केलेशन होने की संभावना है, तो वो आपकी अर्थव्यवस्थाओं के ऊपर असर डालेगा, ये मेरा मानना है। जी बिल्कुल, तो अर्थव्यवस्था पर भी आने वाले समय में असर देखने को मिलेगा राहुल। और अच्छा, अगर ये कह रहा है ईरान कि इसका जवाब दिया जाएगा, तो आने वाले समय में ईरान से किस तरह के जवाब की उम्मीद की जाए? दूसरी बात एक बहुत इंपॉर्टेंट ये कि इजराइल का साथ तो अमेरिका खुलकर दे रहा है, लेकिन ईरान का साथ कौन देगा राहुल? देखिए, ईरान के साथ फिलहाल मॉस्को खड़ा हुआ है, लेकिन मॉस्को भी तब तक खड़ा हुआ है जब तक अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे सार्वजनिक नहीं हो जाते, क्योंकि मॉस्को के लिए कीव बड़ी समस्या है, तेहरान नहीं। क्योंकि अगर वहां पर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, रिपब्लिकन जीतते हैं, तो हो सकता है मॉस्को जितनी अभी मदद कर रहा है व्लादिमीर पुतिन, हो सकता है उतनी मदद नहीं कर पाए। पहली चीज़ ये। दूसरा ये, ईरान के साथ जितने भी हैं वो परोक्ष रूप से हैं, टारगेट रूप से, यदि सीधे तौर पर जैसे अमेरिका या नाटो कंट्रीज खड़े हैं वैसे नहीं है। तीसरा फर्क यह है कि ईरान के पास जो विकल्प है वो ज़्यादातर प्रॉक्सीज को लेकर की है, लेकिन उसके जो 3 प्रॉक्सीज थे, 3 प्रॉक्सीज में से एक प्रॉक्सी पूरी तरह से खत्म हो गई है, क्योंकि गाजा पट्टी पूरी तरह से कंट्रोल में है और वहां पर हमास खत्म हो रहा है। हिजबुल्लाह की बात करें, हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप खत्म कर दी गई है। दक्षिणी लेबनान में जो टारगेट आराम से हिट कर सकते थे, उन टारगेट को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। अब ऐसे में यमन बसता है जहां से हमला किया जा सकता है, और वो भी ग्राउंड से नहीं होगा, उसमें भी अच्छी
अच्छी खासी दूरी है, लगभग 700 से लेकर 800 किलोमीटर तक। अब ऐसे में देखना होगा कि जब प्रॉक्सी खत्म हो गए तो क्या स्टेट टू स्टेट वॉर होगा, यानी एक देश की जंग दूसरे देश के साथ होगी। और अगर ये जंग देखने में मिली तो इससे खासा नुकसान होगा न सिर्फ दोनों देशों को बल्कि पूरे के पूरी अर्थव्यवस्था को। बिल्कुल ठीक है, आप सभी बने रहिए हमारे साथ, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी तमाम हमारे गेस्ट भी दे रहे हैं, हमारे रिपोर्टर्स भी लगातार जुड़े हुए हैं, इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।